नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना है ज़रूरी में आज हम नवनीत जी के साथ हैं। किसी भी काल में एक साथ कई कई आवाज़ें गूंज रही होती हैं, पर ये ज़रूरी तो नहीं कि हर आवाज़ नोटिस की जाए। हर आवाज़ का अपना तेवर है, अपना मिजाज है, अपने समय का कहन रहन सहन, उसका समाज, उसकी परंपरा, उसके संस्कार, संस्कृति, सब कुछ उसके कहने में प्रतिबिंबित होता है और वो समय और समाज को उद्घाटित करता है। पर बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो हाशिए पे रह जाती हैं, गहरी होकर, धीर गंभीर होकर, जो जितनी व्यापक हैं उतनी ही गहराई लिए हुए हैं अपनी चेतना में, अपनी समसामयिकता में और व्यंजना में। मुझे नवनीत जी की कविताओं में जो व्यंजना मिली, जो व्यंग्य शैली मिली, जो कहन शैली मिली, उसमें लगातार एक ऐसी दमदार आवाज़ है जो आसपास को, अपने इर्द गिर्द को, अपने परिवेश को लगातार सुनती है। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, ऐसी तमाम सत्ताओं, प्रतिष्ठानों और भेदभाव कराने वाली ऐसी तमाम जो विमर्श हैं, जो संकट हैं और जो हमें दूर करते हैं, जो विभेदक खाइयाँ हैं, मैं कहूँगी, जो हमें बांटती हैं, उन आवाज़ों को भी नवनीत जी नोटिस करते हैं और अपनी कविताओं में उस तंज को, उस व्यंग्य को लेकर आते हैं जो सुनी ही जानी चाहिए। नवनीत जी की एक और खूबी है इस दौर में, जबकि सराहना के, प्रशंसा के, दूसरों के काम को लेकर, दूसरों की गतिविधियों को लेकर, उनकी कविता और कविताएं को लेकर लोग चूकते जा रहे हैं या चूकते जा रहे हैं। लोग कहना नहीं पसंद करते, लोग दूसरों को पढ़ना सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में नवनीत जी दूसरों को पढ़ सुन रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं, बाकायदा उनकी जन्मतिथियों को वो याद रखते हैं और बड़े धूमधाम से सोशल मीडिया पर उनका जन्मदिवस मनाते हैं। उनके किए हुए कर्म का, सत्कर्म का, उनकी कविताई का, कवि का, उनकी रचना धर्मिता का, उनकी किताबों का न केवल वो उद्घाटन करते हैं बल्कि दिल से सराहना करते हैं और हर आवाज़ को आप तक पहुंचाते हैं। मेरा मन किया कि आज उनकी आवाज़ को, उनकी कविताई को, उनकी कुछ चुनिंदा कविताओं को क्यों ना अपने शोधार्थियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए पढ़ूं और उन 5 कविताओं के ज़रिए आज हम नवनीत जी की कविताई को, उनकी व्यंग्य शैली को, कैसे वो अपने इर्द गिर्द के प्रति सचेत हैं और कैसे वो इस मठाधीशी के दौर में, इस वर्चस्व के दौर में और चापलूसों के दौर में, चाटुकारों के दौर में, चारण भाटों के दौर में एकदम अलग दिखाई देते हैं और उनके बखिए उधेड़ते हैं, उनकी पर्देदारी को, उनके नकाब को बेनकाब करते हैं और उनके पर्दे को हटाते हैं, रेशे रेशे को उभारते हैं। तो उस तंज में, उस व्यंग्य में दरअसल लोकहित छिपा है, दरअसल कविता के प्रति मर्म छिपा है और कविकर्म का की ईमानदारी, निष्ठा, प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, नवनीत जी की कविताओं में वो स्वर भी मौजूद है। तो मुझे वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ज़्यादा समझ में आते हैं, लेकिन उनकी कविताओं को शोधार्थियों पढ़ा ही जाना चाहिए और उन कविताओं के ज़रिए हम आज जानेंगे कि नवनीत जी अपने कविताओं के माध्यम से आज के कंटेम्प्ररी इस दौर में जो मठाधीशी है, जो साहित्यिक खेमों में वर्चस्व प्रतिनिधित्व करते हुए लोग हैं और जो एक बंदर बांट चल रहा है, एक पुरस्कार को, सम्मान को लेकर, एक दूसरे की शिनाख्त करते हुए, एक दूसरे की पहचान करते हुए, मैं तुझे बुलाऊं तो मुझे बुला, ये जो संस्कृति चल रही है, या मैं तुझे सुनूं तू मुझे सुन, मैं तुझे पढ़ूं तो मुझे पढ़,
इस संस्कृति के भी बखिए उधेड़ते हैं। तो आज मैं नवनीत जी की 5 कविताओं के साथ आपके बीच मौजूद हूँ। नवनीत पांडे जी का जन्म सादुलपुर चुरू में हुआ। इन्होंने एमए हिंदी में किया, एमकॉम किया व्यावसायिक प्रशासन में, पत्रकारिता जनसंचार में स्नातक किया। हिंदी व राजस्थानी दोनों में पिछले 30 वर्षों से ये सृजन कर रहे हैं। प्रदेश देश की सभी प्रतिनिधि पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। हिंदी में सच के आसपास छूटे हुए संदर्भ जैसे जिनके धनुष, सुनो मुक्तिबोध और अन्य कविताएं, जब भी देह होती है, ऐसी तमाम कविता संग्रह इनके हिस्से है। यह मैं ही हूँ, हमें तो मालूम न था, ये लघु नाटक है जो प्रकाशित और तटस्थ कोई नहीं, ये कविता संग्रह शीघ्र प्रकाश्य है। इन्होंने राजस्थानी में भी, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थानी में भी बहुत कुछ लिखा है। लुकमिछड़ी, लाडेसर, ये बाल कविताएं हैं। माटी जूड़, दूजो छेड़ो, ये उपन्यास है। हेतरा रंग, ये कहानी संग्रह है। 1084 में रीमा, ये महाश्वेता देवी के चर्चित बांग्ला उपन्यास से है। अपूर्वा, ये हिंदी काव्य संग्रह। केदारनाथ अग्रवाल व पारिजात, ये हिंदी उपन्यास। नासिरा शर्मा का राजस्थानी अनुवाद कर चुके हैं नवनीत पांडे जी। पुरस्कार और सम्मान की बात करें अगर, तो लाडेसर बाल कविताओं को इनकी राजस्थानी भाषा में जो है वो सम्मानित हो चुके हैं। साहित्य और संस्कृति अकादमी का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। हिंदी कविता संग्रह सच के आसपास को राजस्थान साहित्य अकादमी से सुमनेश जोशी पुरस्कार मिल चुका है। इनके लघु नाटक मैं ही हूँ, ये जवाहर कला केंद्र से पुरस्कृत होने के साथ साथ राव भिकाजी संस्थान बीकानेर द्वारा भी प्रदत्त सालाना साहित्यिक सम्मान पा चुका है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीकानेर कार्यालय में से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं, जैसा कि मैंने कहा कि लगातार इनकी कविताएं वहाँ भी देखी और सराही जाती हैं। तो शुद्धार्थियों, आज मैं इनकी 5 कविताओं से आपको रूबरू कराती हूँ। शुद्धार्थियों, विद्यार्थी जीवन में मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस पढ़ा था। मुक्तिबोध मुझे खासे प्रिय हैं। उस सिंबल को जब मैंने इस कविता में पाया, और वो जो सदियों से, कालांतर से अपनी इर्द गिर्द के विषाद को, उदासी को, निराशा को, ठहराव को धो रहा था रगड़ रगड़ कर, जो बावड़ी में अपने एकांत को जी रहा था, और उस एकांत में वो आसपास के विष को दरअसल साफ कर देना चाहता था। एक ब्रह्म राक्षस वो है, और एक नवनीत पांडे जी की कविता में जो स्वयं प्रभु हैं, जो अपने वर्चस्व को, अपनी मठाधीशी को, अपने को महाप्रभु समझे हुए बैठे, वर्चस्व को ढोते हुए लोग बैठे हैं, जो विशेष लोग हैं, जो विशिष्टता की फिराक में शिष्टता भूल गए हैं। ऐसे महाब्रह्म की बात, ब्रह्म राक्षस के पैरेलल, बिल्कुल समानांतर नवनीत पांडे जी करते हैं। आप पहले कविता देखें और फिर कविता पर मैं बात करूंगी। हम सब ब्रह्म राक्षस, सच ही कहा था किसी ने, ब्रह्म राक्षस हम ब्रह्म राक्षस ही तो हैं, जो आज भी बैठे हैं बरसों से बावड़ी की गहराई में। फर्क आया है तो बस यह कि हो गए हैं महाब्रह्म, उतर गए हैं कई सीढ़ियां और नीचे, कर रहे हैं साधना बावड़ी सुखाने को, बंद कर दिए हैं मजबूती से बावड़ी को स्वच्छ जल पहुंचाने वाले समस्त जल स्रोतों को, और रोक दिए हैं अपने विवादास्पद, उलझे मगर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के लोथों से मृदु जल के निकासी मुखों को। हमें पता है हम अपनी दुर्गंध काई बावड़ी में भर रहे हैं, सारी बावड़ी को विषैली कर रहे हैं। हम यही करेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं मरेंगे, क्योंकि हम राक्षस हैं, राक्षस जो ब्रह्मामृत पीते हैं, कल्प कल्पांतर
बांटते हैं ब्रह्म विश, हम ही तो हैं भूत वर्तमान और भविष्य के जगदीश। आप देख रहे हैं शोधार्थियों, जगदीश कहलाने पर उतारू लोग, महाप्रभु लोग, अपने को स्वयं सिद्ध किए हुए महाप्रभु के रूप में प्रस्तावित करते हैं, प्रचारित करते हैं, ऐसे की तुलना मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस से नहीं की जा सकती। ये स्वयं प्रभु लोग महाब्रह्म की पदवी पाने के लिए, महाब्रह्म की का उपनाम पाने के लिए ललायित हैं, और उसके लिए वे क्या कर रहे हैं? निरंतर साधना कर रहे हैं, पूरी मानवीयता की बावड़ी को सुखाने की, आसपास इर्द गिर्द जहर फैलाने की, प्रस्तावित और प्रचारित करने की, बड़ी मजबूती से जहाँ भी वातायन खुले थे, जहाँ भी स्वच्छ वायु आ सकती थी, स्वच्छ जल आ सकता था, जो हमें पोषक हो सकता था मानवीय संस्कृति के लिए, मानवीय भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए, उन सारी मोरियों को उन्होंने बंद कर दिया है। और उनको बंद करने के बाद अपनी ही दुर्गंध, यानी अपना सड़ांत, जो उनका क्या कह सकते हैं, जो उनका जहर है, गरल है, जो उनका भेदभाव कराने की नीति है, जो उनको इर्द गिर्द प्रदूषण की तरह अपने वर्चस्व को, अपनी मूंछ को, अपने आप दबाव को दूसरों पर प्रेशराइज करना, दूसरों पर दबाव डालने की जो उनकी फितरत है, उस दुर्गंध और काई से पूरी बावड़ी यानी समूची मानवीय संस्कृति को भर रहे हैं वे। और क्या कर रहे हैं? अपने इर्द गिर्द को विषैला कर रहे हैं, जहरीला कर रहे हैं। ये डरते नहीं, ये क्रूर हिंसक शक्ति, आतताई शक्तियाँ डरती नहीं है किसी से। ये ब्रह्म राक्षस नहीं, राक्षस कहलाने के लायक हैं। क्यों? क्योंकि पीते तो ब्रह्म अमृत हैं और सदियों से लगातार जहर ही उगल रहे हैं, जहर वमन करते हैं अपने इर्द गिर्द को, परिवेश को, समूचे समाज में वही जहर बांट रहे थे, बांट रहे हैं, और आगे भी भविष्य में ये जगदीश कहलाने के उतारू, जगदीश कहलाने के लालायित लोग जहर ही बांटते रहेंगे, समूची मानवीयता में विष घोलते रहेंगे। दूसरी कविता है, वे अर्जुनों के आचार्य हैं। ये कविता भी शोधार्थियों मुझे खासी पसंद आई। मत पूछो भूल कर भी उनसे अपने लक्ष्य सफलता हासिल करने के तरीके, नुस्खे, गंतव्य तक पहुंचाने वाले रास्तों और दुश्वारियों के बारे में मत पूछो भूल कर भी उनसे। अगर वाकिफ हो उनकी दोगले चरित्र और मक्कारियों की फितरत से, जैसे ही उन्हें लगेगी भनक, वे सबसे पहले खोदेंगे गड्ढे, लगाएंगे अड़ंगी, देंगे धक्के, गिरा देंगे चुपचाप और पता भी न लगने देंगे। आहा, वे अर्जुनों के आचार्य हैं। हमें कुछ भी नहीं देने वाले, उल्टे हमसे हम ही को छीन लेंगे। रघुवीर साहब ने कहा था ना, वे जिसके कंधे पर हाथ रखते हैं, जिसकी पीठ पर हाथ रखते हैं, उसकी रीढ़ ही खत्म हो जाती है। नवनीत पांडे जी यही कह रहे हैं कि वे हमसे हमारे निजत्व को छीन लेंगे, हमारे अस्तित्व, हमारे व्यक्तित्व को छीन लेंगे, हमारे ओज, हमारे आस प्यास छीन लेंगे। और ऐसे महाप्रभुओं से दूर से ही सलाम, दूर से ही प्रणाम। ऐसे द्रोणाचार्यों के इर्द गिर्द भी नहीं जाना है, जो एकलव्यों की बलिदान को, एकलव्य की कुर्बानी को, एकलव्य को साधते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अर्जुनों पर न्यौछावर हैं। ऐसे तमाम अर्जुनों के द्रोणाचार्य आज भी मौजूद हैं। इतिहास गवाह है उनके साथ क्या हुआ था। वे शिष्यत्व नहीं जानते, गुरुत्व नहीं जानते। गुरु होने का अधिकारी ही वही होता है जो धीर गंभीर हो, गुरुतर हो। गुरु का मतलब ही होता है गंभीर, गहरा, लेकिन ज्ञान की गहराई, जो समता दे, जो सबको समान अधिकार, समान आँख से आंके, माँ के समान देखने की जिसमें आबताब हो, वो गुरु कहलाने का अधिकारी है। तो बेहतरीन कविता थी। अगली कविता है, राजा ने तय कर दिए थे पाठ्यक्रम। शोधार्थियों, मैंने ये कोशिश की है अपने इस YouTube चैनल, इस श्रृंखला से, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में, कि मैं वो चुन चुन कर रचनाएं पढ़ूं जो आज की परिदृश्य को भी उतनी ही बारीकी से और उतनी ही सफाई से उद्घाटित कर सकें। आपको आज का राजनीतिक फलक दिखाई दे, आपको आज का राजा
आज मुकुट नहीं है, सिंहासन नहीं है, लेकिन राजा सत्ताधारी मौजूद हैं। वो आपको दिखाई दें, वो पारदर्शिता हो। आपको आज का सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक अपना आसपास चिन्हाई दे, पहचान में आए और आप शिनाख्त कर सकें और आप अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। इसलिए ये कविता मुझे ज़रूरी लगी और इन तीनों संकलनों में नवनीत पांडे जी ने मुझे 3 संकलन भेंट किया। इन तीनों संकलनों में मुझे ये कविता बेहतरीन लगी। शोधार्थियों, मैं पढ़ती हूँ। राजा ने तय कर दिए थे पाठ्यक्रम, होते ही राज्याभिषेक, बैठते ही सिंहासन पर राजा ने तय कर लिए थे पाठ्यक्रम प्रजा के लिए। राजा और प्रजा की भाषा कभी एक नहीं होती, बोली एक नहीं होती, बतकही एक नहीं होती, संवाद हो ही नहीं सकता। तो जो तय कर दिए गए हैं नियम, अनुशासन, शासन करने के नए नए तरीके, शोषण के नए नए तरीके, तो जो तयशुदा हैं वो दरअसल तमाम शैक्षिक संस्थानों, तमाम विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की भी कलई खोलेंगे। आप देखिएगा, तैनात हैं सारे पाठ पढ़ाने रटाने के तरीके, सारे शिक्षा केंद्रों पर विश्वस्त विशेषज्ञ दीक्षित शिक्षक, प्रशिक्षक, परीक्षक अब पाठ्यक्रमों के अनुसार ही तैयार होंगे प्रश्न पत्र, ली जाएंगी परीक्षाएं, घोषित परिणाम ही तय करेंगे देशभक्ति, हक इस देश में रहने का। आप देख रहे हैं शोधार्थियों, आज का ही परिदृश्य है, कितना प्रासंगिक है ये, कितनी कंटेम्प्ररी है ये कविता। क्या कहती है? कहती है तयशुदा है सब कुछ, कौन किस पर लगेगा देशद्रोह और कौन कहलाएगा देशभक्त, उनके अपने मापक हैं, उनके अपने मापदंड है और उस मापक और उस मापदंड के अनुसार ही, उनके पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयार की जाएगी विशेषज्ञों की टोली, दीक्षितों की टोली, शिक्षकों और प्रशिक्षकों की टोली, परीक्षक भी उन्हीं के होंगे और उन्हीं के पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा और प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। आहा, राजा बदला लेना चाहता है। अब आप देखें, शासक अगर शासन की मंशा से आए, शोषण की मंशा से आए, तो वो प्रजा का हितैषी कभी नहीं हो सकता। शासक नेतृत्व करने वाला हो, पालक हो, पोषक हो, संहारक न हो, लेकिन शासक में ही अगर ये प्रतिद्वंदिता का भाव है, इतनी क्रूर प्रतिस्पर्धा का भाव है कि वो बदला लेना चाहता है, बदल देना चाहता है इतिहास, वर्तमान, भविष्य के सच। जो छेड़छाड़ करता है हमारे इतिहास से, जो लगातार छेड़छाड़ कर रहा है हमारे आज से, हमारे वर्तमान से, और जिसकी छेड़खानी बहुत दूरगामी परिणाम लाएगी, बहुत बुरे प्रभाव लाएगी हमारे भविष्य की, ऐसे शासक प्रशासक आपको दिख रहे होंगे इस कविता में। कुचल देना चाहता है हकों की आवाज, प्रतिरोध के स्वर। उसने रचने शुरू किए हैं अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह। जो अभिमन्यु है, मन्यु अभिमन्यु, जो मनन कर सकते हैं, जो चिंतन कर सकते हैं, जो सोच विचार कर सकते हैं, जो आगा पीछा देख सकते हैं, जो सफ़ेद स्याह में फ़र्क करते हैं, जो सच और झूठ का फांक जनता को बता देना चाहते हैं, जगा देना चाहते हैं, ऐसे अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह गढ़े जा रहे हैं। मारे जाएंगे कर्ण, चाहे कितने हो मजबूत उनके कवच। तैयार हो रही है पृष्ठभूमि एक नए महाभारत की, उन्हीं धृतराष्ट्रों, उन्हीं दुर्योधनों, उन्हीं शकुनियों, उन्हीं मौन दर्शक भीष्मों, विदुरों, सारे महारथियों के बीच, जुआरी पांडवों, हारी द्रौपदियों के बीच, जहाँ नहीं ज़रूरत इस बार किसी उपदेशक कृष्ण की भी, किसी उपदेशक कृष्ण के भी। बेहतरीन कविता शोधार्थियों। कृष्ण को उपदेशक के तौर पर कहा कि जब सब कुछ सामने घटित हो रहा हो, जब सब कुछ देखा जा रहा हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो गरल हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तभी क्षमा शोभती है। उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। तो जो दंतहीन है, जो हिंसक नहीं है, जो डरा नहीं सकता, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो, तो इतिहास उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा जो मूक दर्शक रहे हैं। इस पूरे पांडवों की सभा में नवनीत पांडे जी कहते हैं कि सभी मूक दर्शक रहे,
सबने चुप्पी लगा ली और जो चुप हैं उनका अपराध इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो उपदेशकों की ज़रूरत नहीं है, सारथी की ज़रूरत है जो निकल जाए साथ लेकर रथ, और जो इस युद्ध में आर पार की स्थिति है और इस युद्ध में वो साक्षी हो, तैयार हो आपका साथ निभाने के लिए। अगली कविता है शब्दों की पीड़ा। कई सालों से स्वस्थ नहीं है शब्द। आप देख रहे हैं, शब्द ब्रह्म होते हैं, स्वस्थ नहीं रहे। परिवेश और ये माहौल ऐसा रहा, ये समय ऐसा रहा, न जाने किन किन बीमारियों ने जकड़ लिया है उन्हें। अंग्रेजीदां डॉक्टर भी आ रहे हैं, वैश्विक विशेषज्ञताओं से लक तक नई नई विधियों के साथ शब्दों की शल्य क्रिया किए जा रहे हैं। शब्द बेचारे असहाय तड़फड़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, होते जा रहे हैं निरीह निष्प्राण, किए जा रहे हैं नित नए परीक्षण, होता जा रहा है उनका अर्थ क्षरण। जाने और कितना कब तक सहना होगा, कब कौन समझेगा शब्दों की पीड़ा को, या सिर्फ मूक दर्शक बन बस देखना होगा आधुनिक शब्द शल्यकर्ताओं की इस चिकित्सकीय क्रीड़ा को। शब्दों के साथ जो हेर फेर करते हैं, शब्द चमत्कार करते हैं, जो शब्द के साथ बलाघात करते हैं, जो शब्द का बलपूर्वक प्रयोग करते हैं, जो शब्द द्व्यर्थी शब्दों को लेकर वार करते हैं, जो शब्दों के साथ मनमाना व्यवहार करते हैं, ऐसे सब के पीछे नवनीत पांडे जी पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ और अपनी तंज और व्यंग्य के साथ, जो उनकी शैली है, खड़े हैं और कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है। अक्षर जो क्षरित ना हो, जो जिसका नुकसान न किया जा सके, जो बनाए, जो जोड़े, वो शब्द है। जो क्षरित ना हो वो अक्षर है। लेकिन शब्दों को जिन्हें हम ब्रह्म स्वरूप मानते थे, उनके साथ ये छेड़छाड़, ये शल्य चिकित्सा, ये अंग्रेजी दां, ये हिंग्लिश और ये तोड़ मरोड़ और अपने मनमानी व्यवहार जो लोग कर रहे हैं अपने अपने निहितार्थों और स्वार्थों के लिए, उनके लिए ये व्यंग्यार्थ, ये कविता निश्चित तौर पर बेहतरीन कविता। अगली कविता है कितनी रिव्यू आई। अब ये आलोचक कर्म पर, ये समूचे साहित्य जगत में जो आलोचना कर्म हो रहा है, जो एक दूसरे की प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं, जो एक दूसरे को सिरमौर बनाने की, किसी को गिराने की, किसी को उठाने की साजिश चल रही है, और जो देखा देखी एक दूसरे के साथ भाई भतीजावाद और एक दूसरे का बहनापा किया जा रहा है, नवनीत पांडे जी उसके प्रति भी सचेत कर रहे हैं कि सच्ची कविता को उन तक पहुंचना ज़रूरी है जो उस कविता का विषय वस्तु है, संवेद्य वस्तु है, जिनके लिए वो कविता लिखी जा रही है। क्या वो कविता उन सब तक पहुंच पा रही है? और यदि नहीं पहुंच रही है, आलोचकों के खेल खिलवाड़ की, प्रशंसकों की वाहवाही की, चारण भाटों की यशोगान की, प्रशंसा गान की वस्तु अगर बन रही है, किसी को चढ़ाने और किसी को गिराने की अगर साजिश चल रही, षड्यंत्र चल रहा है, तो फिर ये कैसी कविता और कैसी कविताई, ये कैसा साहित्यिक दौर। कितनी रिव्यू आई। ढूंढ रहा हूँ वे शब्द जो व्यक्त कर सकें उस अनुभूति को जो मेरे भीतर है। भाषा खामोश चुप, सारे शब्दकोश न जाने कब से मेरी कलम बोई जा रही बीच शब्दों के, पर कहाँ होती है फसल अच्छी। हर बार वही टुच्ची की टुच्ची लेता ही रहता हूँ, विशेषज्ञों की राय और नुस्खे आजमाता ही रहता हूँ। पारंपरिक, आधुनिक, उत्तर आधुनिक तीर तुक्के और तरीके सब बेकार, होती ही नहीं अच्छी पैदावार। चिंता देखें आप, एक कालजयी रचनाकार वही होता है जो शोधार्थियों जो चिंता करे भविष्य की कि आगे क्या होना है साहित्य कर्म का, रचनाओं को कहाँ जाना है, उनका गंतव्य क्या है, उनका भविष्य क्या है, क्या वे सालजयी रह जाएंगी। ये लगातार जो किताबें छप रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, और इस प्रकाशन की छपास में, होड़ में लगातार फीते कटते हैं, विमर्श होता है, लोकार्पण होते हैं, और फिर साल भर के बाद कोई उसका नाम लेवैया नहीं रहता। ऐसी कालजयी रचनाओं के दौर में, ऐसी सालजयी रचनाओं के दौर में कालजयी रचनाएं कब
कैसे बचेंगी रहेंगी, नवनीत जी की चिंता ये है। सब बेकार होती ही न अच्छी पैदावार, क्या करें यार, कहाँ जा छुपी है रसधार, लगता ही नहीं अब गंधार। मध्यम क्या करेगा, होगा क्या कभी मेरी अनुभूति का प्रसव, या बांझ ही मर जाएगी लावारिस, गर्भ में ही रह जाएगी, होगी नहीं दरियाफ्त। कहाँ करें रपट, कहाँ है वट, कब तक भोगूं कष्ट, लगती है कहीं कचहरी लिखने वालों की, दुनिया हो रही कॉर्पोरेट, दुनिया हो गई कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट घरानों की, कौन रखता है खबर घुमंतु फेरी वालों की। मुझे भवानी भाई याद आ गए। जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूँ, तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये दौर, ये साहित्यिक रुझान का गिरते रहने का दौर, ये साहित्यिक रुचियों अभिरुचियों के गिरते रहने गिरावट का दौर, ये फिल्मी फरमाइशी गीतों का दौर, ये नुमाइशी चीज़ों का दौर, ये बाजारू चीज़ों का दौर, ये फोक के नाम पर जो फेक चीज़ें भेजी जा रही हैं उसका दौर, इन सब के प्रति नवनीत पांडे जी की इस कविता में तंज मुझे दिखाई देता है। फेरी वाले की होती है क्या कहीं सुनवाई, आलोचक तो अब सब जानते हैं भाई, चलिए छोड़िए इस रामायण को, बताइए आप कहाँ कहाँ है, कितनी रिव्यू आई। किसी भी रचना का, किसी भी पुस्तक का मूल्यांकन अगर यह किया जाता है कि कितनी रिव्यू आई, तो फिर ये शर्मनाक समय है। कविता और रचना और किताब कितनों तक पहुंच पाई, कितनों का हाथ थाम लिया, कितने गिरतों को उठा दिया, कितनों का दूर तक साथ निभा दिया। रचना और रचनाकार वही ज़रूरी है, वही कालजयी है। बहुत शुक्रिया।